कैसे पता नहीं था? कल आए थे? अरे तोयबा, कल अनाउंस किया है मैंने। कल क्लास में अनाउंस किया है, सारे बच्चे तभी आए थे। चलो खैर, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा और क्या। बहरहाल, तो हमने क्या क्या कर लिया था। कल जो हमारी क्लास थी फ्राइडे, सेकंड बुक, साथ सेकंड बुक थर्सडे अनाउंस किया था ना मैंने, सेकंड बुक की क्लास थी। कल जो हमारी क्लास थी, कल हमने फ्रिक्शन डिस्कस किया था ना, कल इवनिंग तक फ्रिक्शन कर लिया था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब आपको जरा सा एंगल ऑफ रिपोज डिस्कस करना है, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ रिपोज और स्लाइडिंग। तो देखिए, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग का क्या मतलब है। तो ये वो मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो ये वो मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा जिस मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देती। तो देखो इसका क्या मतलब है, इसका कुछ मतलब है, मान लीजिए मैंने ये प्लेन लिया, ये जो मेरा मोबाइल फोन है ये प्लेन था, इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दी। ये ऑब्जेक्ट, एक मिनट रुको यार, ऑब्जेक्ट गिर गए। एक मिनट। तो हुआ क्या, ये प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दी। ये ऑब्जेक्ट है, दिख रही है, ये ऑब्जेक्ट है, फ्लैट है प्लेन, ये ऑब्जेक्ट अभी स्लाइड नहीं कर रही। अब मैंने क्या किया, इस प्लेन को धीरे धीरे इंक्लाइन करना शुरू किया। तो एक मिनिमम इंक्लिनेशन आएगा जिस मिनिमम इंक्लिनेशन पर ये बॉडी स्लाइड कर देगी। इसको मैं बड़ा दिखाऊंगा आपको, है ना। तो ये प्लेन है, इस प्लेन पर मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट रख दी, ये ऑब्जेक्ट दिख रही होगी आपको। अबे क्या, तो ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है प्लेन पर, जैसे ही मैं प्लेन को इंक्लाइन करना शुरू करूंगा एक मिनिमम इंक्लिनेशन होगा जिस पर ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर देगी। जिस मिनिमम एंगल पर ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर देती है, दैट मिनिमम इंक्लिनेशन इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइड। इसे आप मिनिमम एंगल को जिस पर ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दे, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइड, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच बॉडी जस्ट स्लाइड्स डाउन। तो यहां पर आप दो चीजें सीखेंगे, एक तो आप ये भी सीखोगे कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर फ्रिक्शन कैलकुलेट कैसे किया जाता है। भाई आपने ये इंक्लाइंड प्लेन लिया, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। यहां आपने एक बॉडी रख दी, मास ऑफ द बॉडी इज m। ये आपने यहां पर वेट एक्ट कर रहा है, वेट ऑफ द बॉडी विच इज mg, ये वेट एक्ट कर रहा है।
आप वेट के कंपोनेंट्स ले सकते हैं। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। वेट के आप दो कंपोनेंट्स ले लेंगे, एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और एक वेट का कंपोनेंट आएगा विच इज mg sin थीटा। यहां नॉर्मल रिएक्शन भी है। ये आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन कोई मोशन नहीं हो रहा, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos। अभी मैंने कोई फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। अब एक बात बताओ, अगर एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हुई है तो उसकी टेंडेंसी क्या है, नीचे जाने की ऊपर जाने की? जरा सा बताना शुरू करो। अगर ये बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हुई है तो क्या लगता है आप लोगों को, टेंडेंसी क्या है इसकी? नीचे जाने की टेंडेंसी है ना, डाउनवर्ड जाने की। तो आपको क्या लगता है फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी? अगर इसकी टेंडेंसी है टू मूव डाउनवर्ड्स तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करनी चाहिए? अरे गुड, साजिद का सही, अजलान का सही, तोयबा का सही और इल्मा का भी ठीक। फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगा? अपवर्ड्स। जहां मोशन के होने की टेंडेंसी है फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अभी एक्चुअल मोशन शुरू नहीं हुआ, बस बॉडी की टेंडेंसी है कि शायद ये नीचे मूव कर जाए। तो फ्रिक्शन जहां भी टेंडेंसी है मोशन की उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शन अपवर्ड्स एक्ट करेगा। सो यहां पर जो भी फ्रिक्शन होगा एफ, वो फ्रिक्शन होता है म्यू एन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, दैट इज द फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा बॉडी के ऊपर, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो बॉडी की टेंडेंसी है टू स्लाइड डाउनवर्ड्स, बट इसको नीचे गिरने से कोई रोक रहा है। कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन विच इज म्यू एम जी कॉस थीटा। तो एक तो ये आपको याद रखने की चीज है कि भाई अगर एक बॉडी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इंक्लाइन प्लेन पर है तो फ्रिक्शन म्यू एम जी नहीं होगा, म्यू एन होता है ना। अब आएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। बहरहाल हम इस एंगल में इंटरेस्टेड है तो हम एक काम कर सकते हैं, मैं इक्विलिब्रियम ले रहा हूं मास एम का। मास एम अभी इक्विलिब्रियम में, और ये फ्रिक्शन कौन सा होगा जब तक इक्विलिब्रियम है? म्यू एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक्चुअल मोशन शुरू ही नहीं हुआ। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ मास एम, मास एम के इक्विलिब्रियम के लिए देखो मास एम पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही है, एक एम जी साइन थीटा और एक एफ। भाई रिलेशन बता सकते हो मुझे एफ और एम जी साइन थीटा में? अगर ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो क्या रिलेशन होगा एफ और एम जी साइन थीटा में? एम के इक्विलिब्रियम के लिए एफ और एम जी साइन थीटा में क्या रिलेशन होगा? एक साजिद का आंसर आया जो सही, और किसी का कुछ नहीं। हाँ, अजलान का सही, हमजा का सही, साजिद का सही और बस तोयबा का भी सही है। भाई क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तभी तो इक्विलिब्रियम रहेगा। जितनी ऊपर एक्ट कर रही है अप द इंक्लाइन प्लेन, उतनी ही एक्ट करेगी डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। तो आप इसे ऐसे लिखोगे, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा भाई? एम जी कॉस थीटा की इक्वल। तो जब आप डिवाइड करेंगे ना 3 और 4 को, then you will get that frictional force by normal reaction is mg sin theta by mg cos। फ्रिक्शन को आप लिख सकते हैं म्यू एन बाय एन इज इक्वल टू टैन थीटा, म्यू एल। सो म्यू एल आ गया टैन थीटा। मीन्स अगर आपको एंगल ऑफ रिपोज दिया हुआ है तो आप एंगल ऑफ, तो आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। एक चीज और याद रखिएगा भाई, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ, हमने अभी पढ़ा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन,
कल की क्लास में, शायद कल रात में ही पढ़ा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वहां भी देखो म्यू एल टैन थीटा के इक्वल था। तो ये याद रखने वाली चीज है कि एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल होते हैं। इतना लिखिए, इसमें एक दो बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे बस। फ्रिक्शन की जो थ्योरी सिलेबस में थी वो खत्म हुई, दो तीन न्यूमेरिकल, फिर सर्कुलर स्टार्ट कर देंगे। झीलमा फर्स्ट स्लाइड है। भैया आप इतना लिख लें तो बताइए मुझे। चलिए, अब एक काम करो, वैसे तो फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा मैं सॉल्व करता हूं, आज तुम करो इस तरह का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। बस तुम्हें इंक्लाइन प्लेन पे ना फ्रिक्शन कैलकुलेट करना सीखना है। कि आपका इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 37 डिग्री। यहां आपने एक बॉडी रख दी, बॉडी ऑफ मास 10 kg। कैलकुलेट। पहला काम करना है नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। दूसरा काम करना है फ्रिक्शन निकालना है। If coefficient of friction is 0.3, चलिए सॉल्व करके बताइए से क्या है। इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, सॉल्व करो जल्दी से, बताओ मुझे क्या आ रहा है आंसर। साजिद का फ्रिक्शन आया, साजिद गड़बड़ सी लग रही है। मैंने ये नहीं कहा कि इक्विलिब्रियम में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती इक्विलिब्रियम में, मुझे बस फ्रिक्शनल फोर्स निकाल के दिखा दो कितना होगा। अगर मैं फ्रिक्शन निकालू ना, किसी का भी तो आंसर सही नहीं है मेरे ख्याल से, अब तक किसी का भी सही नहीं है, ना फ्रिक्शन सही है ना नॉर्मल रिएक्शन सही है। साजिद का अब सही है, 7 गलत है अभी भी।
गलत है तोयबा। cos 37 होता है, ये भी याद नहीं है क्या तुम लोगों को? 4/5। ये सही है ताजिद, ठीक है ठीक है। इल्मा का सही है आंसर। और किस किस का सही है? साजिद का फ्रिक्शन सही है, हमजा का नॉर्मल रिएक्शन सही है, और इल्मा का नॉर्मल रिएक्शन सही है, साजिद का नॉर्मल रिएक्शन, सामिया का फ्रिक्शन, साद का नॉर्मल रिएक्शन। वेरी गुड। भाई क्या सामिया गड़बड़ है, गलत कर रही हैं आप। भाई देखिए, 10 kg का वेट मास है ना, तो वेट कितना हो गया? 10 g। हमजा फ्रिक्शन सही आ रहा है, ये इल्मा फ्रिक्शन सही आ रहा है, ये एंगल भी हो गया 37। तो यहां कंपोनेंट होगा 10 g cos 37, और यहां कंपोनेंट होगा 10 g sin 37। ये है नॉर्मल रिएक्शन एन। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन एन है, एक किसके इक्वल है? 10 g cos 37 के। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हुआ 10 × 10 cos 37 is 4/5। So normal reaction is 80 Newton. So once you have normal reaction, तो आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई बॉडी की टेंडेंसी है नीचे जाने की, तो फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करेगा। तो आप फ्रिक्शन लिख सकते हैं विच इज म्यू एन। म्यू इज 0.3, एन इज 80, दिस इज 24 न्यूटन। So normal reaction is 80 Newton and force of friction is 24 Newton. भाई बताइए, अब आया समझ में? 30/30 क्या लिख रहे थे तुम लोग? हाँ, 7 सही आया था। 7 तो अब सही हो गया, 7 को अब सब होने लगा। हाँ साजिद बोलो। साजिद, अगर एक्स के लॉन्ग इक्विलिब्रियम नहीं है, एक्स के लॉन्ग अगर मूव कर रही है बॉडी, तो इस एन और 10 g cos 37 से कोई इफेक्ट थोड़ा ना पड़ेगा। भाई अगर ये स्लाइड करना भी शुरू कर दे, तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन तो इक्विलिब्रियम उड़ थोड़ी ना रहा है। अगर आप कहोगे स्लाइड कर रहा है, तब भी ये एन और 10 g cos 37 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वही मैं कह रहा था, इक्विलिब्रियम हो या ना हो, अलोंग द प्लेन अगर मूव भी करना शुरू कर दे, तब भी इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक एक काम और करिए, अब आप लोग समझदार हो गए बहुत। मुझे ये डिसाइड करके बताइए कि ये बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी। और फ्रिक्शन याद रखिएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये। कोएफिशिएंट ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये म्यू एफ एल आया है। बस ये डिसाइड करके बता दो मुझे, बॉडी तुम्हें क्या लगता है, मूव करेगी या नहीं करेगी? 7 का गलत है, साजिद का सही है, और बाकी किसी का आंसर ही नहीं आया। इल्मा का सही है, इल्मा का आंसर सही है। हाँ भाई, ज्यादातर लोगों का सही आ रहा है। बॉडी विल मूव, भाई मूव कर जाएगी बॉडी, रेस्ट में नहीं रहेगी। बॉडी मूव कर जाएगी, कर जाएगी। बॉडी मूव कर जाएगी, रेस्ट में नहीं रहेगी, मूव कर जाएगी। भाई बड़ा सीधा सा काम है, मैंने कल भी सिखाया था कि अगर
मूव कराने वाली फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा है तो बॉडी मूव कर जाती है। अगर जो फोर्स मूव करा रही है उसकी वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है तो बॉडी सिंपली मूव कर जाएगी। इस एग्जांपल देखिए 10g sin 37 कितना होता है? इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10g sin 37 10 into 10 into sin 37 which is 3/5 60 न्यूटन। 60 न्यूटन एक्ट कर रहा है भाई, ये 60 है और ये फ्रिक्शन कितना है 24। बड़ी नेचुरल सी बात है, मूव कर जाएगी बॉडी। 60 न्यूटन इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन ना, तो बॉडी मूव कर जाएगी। अच्छा अब एक बात बताइए, चलिए बॉडी मूव कर गई, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मान लो वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल है, तो एक्सेलरेशन जरा कैलकुलेट करके बताना मुझे क्या होगा। अगर ये दोनों फ्रिक्शन सेम है तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके दिखाओ कितना आएगा एक्सेलरेशन। साजिद गड़बड़ आ रही है। नहीं नहीं नहीं, सही तो है साजिद का। ठीक है साजिद, साथ तुम्हारा गड़बड़ है, ढंग से सब्ट्रैक्ट करो। अजलान का भी सही है। सामिया का भी सही है, इल्मा का भी सही है। और आंसर 7 गलत आ रहा है अभी भी। अरे भाई देखो आसान सा तो है ये। क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही है, 60 नीचे 24 ऊपर और बॉडी नीचे जा रही है। अगर मैं इसका एफबीडी बनाकर तुम्हें दिखाऊं, 10 केजी की बॉडी है, 60 न्यूटन नीचे एक्ट कर रहा है, 24 न्यूटन ऊपर एक्ट कर रहा है फ्रिक्शन, और ये नीचे जा रही है विद इन सब एक्सिलरेशन है, वो एक्सिलरेशन पूछ रहा हूं मैं आपसे। मोशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, 60 माइनस 24 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, 36 आ गया 10 ए आ गया 3.6 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा सिंपली, 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। दैट्स इट। बताइए इसमें परेशानी कोई? अरे साथ mg sin थीटा, ये जो कैलकुलेट किया था अभी, जो नीचे एक्ट कर रही है फोर्स, यही तो नीचे लेकर आएगी। इसी से तो डिसाइड किया था कि मूव करेगी या नहीं करेगी। चलिए भाई इतना लिख लीजिए, थ्योरी खत्म इसकी, बस एक दो तरह के न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करना है।
लिखिए भाई लिखिए, इतना हो जाए बताइए मुझे। भाई इतना लिख लीजिए तो मुझे बताइए फिर। भाई लिख लिया आप लोगों ने? चलिए नेक्स्ट देखिए, इसे लिखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। फ्रिक्शन पे देखिए, फ्रिक्शन में थ्योरी में तो और कुछ नहीं है, बस आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए आंसर क्या आएगा। भैया दिख रहा है क्वेश्चन? सॉल्व कीजिए इसे और आंसर्स बताइए। इसमें तो खैर एक ही पार्ट पूछा है, मैं इसमें कई पार्ट्स ऐड कर रहा हूं, मुझे वो पार्ट सीक्वेंस में बताते चले जाइएगा। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, सूडो फोर्स ऑन बॉक्स। सेकंड, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बॉक्स। सब आपने कर लिया आज ही, हमने जो क्वेश्चंस करे हैं आज और कल में मिला के, ये सब काम आप कर चुके हैं। एक्सिलरेशन ऑफ बॉक्स, टाइम टेकन बाय बॉक्स टू फॉल, और उसके बाद फिर ये वाला है, ये फिफ्थ पार्ट। बिना इन चार के ये फिफ्थ हो भी नहीं सकता। तो अगर किसी ने डायरेक्टली फिफ्थ दिखाया तो उसका मतलब है वो कॉपी करके बता रहा है। हर पार्ट बताओ मुझे क्या आ रहा है। 5-7 मिनट है आपके पास, करिए सॉल्व करिए। लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम तो लेगा ये।
सामिया का कुछ आंसर आया? हाँ? ठीक है सामिया, तोयबा का भी कुछ आया। सामिया और तोयबा का इतना तो सही है। साजिद का फ्रिक्शन सही है, एक्सीलरेशन भी सही है। इल्मा सूडोफोर्स सही आ रही है। सामिया गड़बड़ है। टाइम सही आ रहा है साजिद, गुड। सूडो गलत है बस साजिद। ठीक है अजलान, फर्स्ट पार्ट ठीक है, फ्रिक्शन ठीक आ रहा है। गड़बड़ है शफात। चलिए भाई सुनिए, मैं सॉल्व करता हूँ, बस बहुत टाइम हो गया। देखिए भाई, इस क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये ट्रक है। भाई मैं आंसर चेक नहीं कर रहा, ट्रक इधर एक्सिलरेट कर रहा है विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ट्रक इधर जाएगा, ट्रक इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, बॉक्स पर एक सूडो फोर्स एक्ट करेगी इस डायरेक्शन में। सो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे कहा था सूडो फोर्स कैलकुलेट कीजिए, तो सूडो फोर्स होगी दैट्स मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो ये जो बॉक्स है इसका मास है 40 kg। बॉक्स का एक्सेलरेशन है 2, सॉरी ट्रक का एक्सेलरेशन है 2। तो ये 80 न्यूटन की सूडो फोर्स हो गई। सूडो फोर्स कहां एक्ट करती है? जहां मोशन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर सूडो फोर्स होगी। अब जब ट्रक के ऊपर ये बॉक्स स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो इसको मोशन को अपोज करेगा फ्रिक्शन। ट्रक इधर जा रहा है, बॉक्स सूडो फोर्स की वजह से पीछे स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो मोशन फ्रिक्शन इसके मोशन का अपोज करेगा। फ्रिक्शन निकालना है, फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एन। फ्रिक्शन होता है म्यू एन। तो यहां फ्रिक्शन हो जाएगा, वेट नीचे एक्ट कर रहा है 40 g, नॉर्मली एक्शन एन, तो आप लिख सकते हैं एन होगा 40 g। तो फ्रिक्शन हो गया म्यू 460 न्यूटन। तो देखो सूडो फोर्स कितनी है 80, फ्रिक्शन कितना आया 60। इसका मतलब बॉक्स रेस्ट में तो नहीं रह सकता, बॉक्स मूव कर जाएगा इधर। एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? बॉक्स का सिखाया था, 80 माइनस 60 इज बॉक्स का मास मल्टीप्लाइड बाय। ऐसे लिख सकते हो सूडो फोर्स माइनस फ्रिक्शन इज एम इनटू ए। भाई मैं आंसर्स ना आप चेक नहीं कर रहा हूं, आंसर्स मैं चेक नहीं कर रहा हूं, अब आप सुनिए जरा सा। तो ये आ गया 60 था।
20 इज इक्वल टू 40 है, तो ए आ गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। अगर एक्सेलरेशन आ गया तो आपको चाहिए बॉक्स कितनी देर में जाके गिरेगा। भाई ऐसी तो होगा ना बॉक्स के साथ, अगर आप लॉजिकली भी देखेंगे, भाई बॉक्स आपका नीचे गिर रहा है, पीछे हो रहा है ना, धीरे धीरे गिर जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट कुछ दिया हुआ है, 5 मीटर दिया है, मीन्स 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद बॉक्स गिर जाएगा। तो टाइम टेकन बाय बॉक्स टू फॉल, बॉक्स को गिरने में जो टाइम लगेगा वो टाइम चाहिए। टाइम आप कैसे लिख सकते हो, इसे यूज कर लो, एस इज यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। एस कितना है, 5 मीटर, इनिशियली रेस्ट में था। एक्सेलरेशन कितना है, हाफ, टाइम हो गया टी स्क्वायर। तो ये 5 आया टी स्क्वायर बाय 4, टी स्क्वायर कितना आ गया 20, टी कितना आ गया √20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड्स के बाद, √220 सेकेंड्स के बाद बॉक्स गिर जाएगा। अब कह रहा है जब तक बॉक्स गिरेगा ट्रक कहां पहुंच चुका होगा। भाई ट्रक का एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ये निकालना है इतने टाइम में ट्रक ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, उसे भी कैलकुलेट कर लो। यहां लिखता हूं, ट्रक का डिस्प्लेसमेंट तुम ऐसे लिखोगे, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे लिखोगे तुम ट्रक का डिस्प्लेसमेंट, एस हो गया इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज 2 √t स्क्वायर, √20 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। डिस्प्लेसमेंट आ गया विच इज 40 मीटर। तो 40 मीटर कवर करने के बाद जब ये ट्रक 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाएगा तो इसमें से बॉक्स गिर जाएगा। चलिए इतना लिखिए, और इसके साथ फ्रिक्शन खत्म हुआ, सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चार्ट। एक्सेलरेशन तो 2 है ना, 40 तो आएगा। टाइम है √20। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है, सॉरी, कैंसिल तो हो गया ये। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। इल्मा देखो, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, देखिए इल्मा, बॉक्स जिस डायरेक्शन में जाएगा ना उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। बॉक्स इधर थोड़ा ना जा रहा है ट्रक के साथ, बॉक्स तो इधर जा रहा है, तभी तो गिर रहा है। तो बॉक्स के डायरेक्शन में सूडो फोर्स एक्ट करी, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया। मोशन का डायरेक्शन पॉजिटिव ना, ट्रक का नहीं, हम बॉक्स का मोशन देख रहे हैं, तो बॉक्स जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो पॉजिटिव। भाई आप लिख ले तो मुझे बताइए, खत्म हुआ ये।
भाई लिख लिया सबने? अरे भाई बताओ, इसको एक बार रब कर दूंगा तो दोबारा नहीं आएगा ये। लिख लिया इसका मतलब, मैं रब कर रहा हूं फिर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है सर्कुलर मोशन। हम बहुत डिटेल में करेंगे, पहले हम करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये बेसिकली एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 में दिया है। भाई मैं चीजें एक साथ कराता हूं, तो सर्कुलर मोशन ये चैप्टर नंबर 4 में दिया है एनसीईआरटी में। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैं तब करा देता तो आप अब तक भूल जाते, मुझे जरूरत पड़ेगी। फिर हम इसी का डायनामिक्स करेंगे। तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में फर्क क्या है? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और फिर डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और यहां पढ़ेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। चलो भाई, को बताएगा क्या फर्क है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में? क्या मतलब होता है काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स का? अरे बताओ भाई, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में फर्क क्या होता है? कोई नहीं बताएगा? नहीं भाई असलान। हाँ, इल्मा ने सही बताया। काइनेमेटिक्स में वी स्टडी मोशन विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज। और ये है स्टडी ऑफ मोशन बाय कंसीडरिंग इट्स कॉज। ये इसको बड़ा सिंपल सा लिख दो, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। तो यहां आप कॉज स्टडी नहीं करते, डायनामिक्स में आप कॉज स्टडी करते। चलिए लिख लीजिए तो। भाई ये बिल्कुल नई चीज है, इसे आज शुरू करें या मंडे से, क्या कहते हो? 4 लोग, चारों मंडे के। और कोई? चलो इतना लिख लो। मंडे से स्टार्ट करेंगे, काफी बच्चे हैं अभी, नहीं अभी मंडे से इसको स्टार्ट करेंगे सर प्रमोशन। और इसी में मैं थोड़ा बहुत वर्क एनर्जी इन पार्ट 6 चैप्टर में
जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा सर्कुलर का वो भी यही ऐड कर दूंगा, तो चैप्टर नंबर 6 का भी कुछ पार्ट और ऐड सॉल्व यूज कंप्लीट हो जाएगा। जी साथ में भेज देता हूँ, मैं भिजवा देता हूँ, अभी वीडियो भिजवा देता हूँ। देखिए वीडियो के लिए ना आप लोग एक काम करते हैं, एक काम कर सकते हैं कि आप, मैं वीडियो ग्रुप में भिजवा देता हूँ, मैं वीडियो ग्रुप में भिजवा देता हूँ।